नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि आपको पता है कि यूपी जीडीसी, यूपी जीआईसी, यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षाएं दिसंबर के बाद, एलटी ग्रेड का तो दिसंबर में ही होगा, उसके बाद वो उनका भी डेट होना तय है। तो उस क्रम में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और पुराने पेपर को अब सॉल्व करेंगे। तो आज ये पुराने पेपर को सॉल्व करने की पहली क्लास है और हम इसमें 15 पेपर को सॉल्व करेंगे। ये 15 पेपरों की सीरीज रहेगी और उस 15 पेपर जो पुराने पूछे गए हैं पीछे, चाहे वो उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा हो, तो इसको हम ध्यान देंगे। ये देखिए, आज का हमारा पेपर है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का। अब इसको हम देखेंगे कि इसका क्या सॉल्व होगा। आप भी अपने उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में करते रहें वीडियो देखते समय। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सीधे सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबरिंग से। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं, और उदाहरण के विकल्प के तौर पे कवि विद्याधर, शारंगधर, धनपाल, जीनदत्त सूरी, ये 4 हमारे विकल्प हैं। 4 विकल्प दिया गया है। अब इसमें देखना है कि उपदेश रसायन रास किसकी रचना है। तो ये ऑप्शन डी यानी कि जीनदत्त सूरी की रचना है। जब तक मैं प्रश्न पढ़ूं तब तक आपको जो भी उत्तर लगता है उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। दूसरा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है। पहला ऑप्शन है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, दूसरा है चंद्रावली, तीसरा है विद्या सुंदर, चौथा है अंधेर नगरी। तो ये कह रहा है कि कौन सा नाटक अनुदित है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, विद्या सुंदर जो है ये अनुदित नाटक है। तीसरा प्रश्न है कि केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन किस सन में किया गया था। 1960 में, 1959 में, 1963 में, 1955 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 1960 में केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन किया गया था। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। चौथा प्रश्न जो पूछ रहा है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। 1565 में, 1570 में, 1600 में, 1665 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो वल्लभाचार्य के द्वारा किया जाता है। अब आप ध्यान दीजिए कि हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा किसे कहा जाता है। हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा किसे कहा जाता है। मेरी जीवन यात्रा, आत्मकथा, मेरी आत्मकहानी और अर्धकथा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अर्धकथा। और ये रचना है बनारसी दास जैन का। किसका, बनारसी दास जैन, बनारसी दास जैन का। और इसका जो वर्ष है वो है 1643। इसकी भाषा जो है वो ब्रज है। तो अब देखिए, मैं एक रचना के इतने सारे तथ्य आपको बताया कि अर्धकथा जो प्रथम सबसे प्राचीनतम आत्मकथा है बनारसीदास जैन का, 1643 में ब्रज भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है। रोनाल्ड बर्थ, स्पिंगार, देरिडा और रॉबर्ट पेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉक देरिडा। विखंडनवाद का जनक जॉक देरिडा को माना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए, जब भी मैं प्रश्न पढ़ूँ उसका उत्तर आप ज़रूर लिख दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। अब इन 4 रचनाओं में देखना है कि कौन सी रचना महाभारत से संबंधित रचना नहीं है। वन वैभव, वन संहार, शक्ति और शैरंध्री। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शक्ति। शक्ति जो रचना है वो महाभारत से संबंधित रचना नहीं है। आठवां है कि, अभी ध्यान दीजिए, ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा गया था, तो यूजीसी नेट वाले भी ध्यान दें कि उनके भी लायक इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि दुल्हन अंगियां काहे न धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये उसमें पूछ दिया गया था कि अंगियां का क्या अर्थ है यूजीसी नेट में। तो हर पंक्ति में, हर रचना में, हर हिंदी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो उसमें 2 तरह के अलंकार हैं। एक तो श्लेष अलंकार भी इसमें है और रूपक अतिशयोक्ति भी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, दोनों में से कोई एक मान ले सकते हैं। 9वां है कि लिपियों का सही विकास क्रम लगाइए। लिपियों का सही विकास क्रम लगाइए। तो क्या आई, पहले चित्र लिपि आई, कि सूत्र लिपि आई, कि प्रतीकात्मक लिपि आई, कि भाव मूलक, ध्वनि मूलक। तो आप ध्यान दीजिए
कि लिपियों के विकास में सबसे पहले हमें क्या मिलता है? अजंता की गुफाएँ मिलती हैं। अजंता की गुफाओं में क्या मिलती है? चित्रकारी मिलती है। तो जब सबसे पहले लिपि का विकास हुआ, तो सबसे पहले किसका विकास होता है? लिपि का। इसलिए ऑप्शन सी को आप आँख मूंद के सही लगा देंगे कि सबसे पहले चित्रलिपि आई, फिर सूत्रलिपि आई, फिर प्रतीकों का समाज आया, फिर भाव उसमें समाहित हुआ और उसके बाद उसको बोलने लगे लोग, तो ध्वनि के मूलक लिपि आने लगी। तो यही इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए, चाहे वो CUET पीजी की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो। हिंदी जहाँ भी पूछी जाती है वहाँ इस लाइन का बड़ा ही महत्व है। और ये लाइन किसकी है? क्या डॉक्टर नगेंद्र की है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? क्या राम कुमार वर्मा की है? तो खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह युक्ति जो है वो ऑप्शन बी यानी कि RCS रामचंद्र शुक्ल की है। अब हम 11वें नंबर के प्रश्न पे जाएंगे। अब हम इस साइड में इसको जूम करेंगे, इस साइड में इसको जूम कर लेंगे। 11वें नंबर पे आएंगे कि यदि उपमेय उपमान के बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि उपमेय उपमान में बिंब और प्रतिबिंब का भाव हो तो कौन सा उपमान होता है? बिंब और प्रतिबिंब से क्या मतलब है कि किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, उसकी चित्र बन रही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, दृष्टांत अलंकार बनता है। 12वें नंबर का प्रश्न जो पूछा है वो कहीं ना कहीं सुमेलित करने को कह रहा है, मिलाने को कह रहा है। तो इसमें दो सूचियाँ दिया है इन्होंने और सूचियों को वो मिलाने को कह रहा है। तो कह रहा है कि विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ। दूसरा है कि तरल आकांक्षा से भरा शो रहा आशा का आह्लाद विश्वास मलय में मिलकर ग्रहपथ से टकराएगा, मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। अब इसको हम मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे कैसे? तो मैं विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? अज्ञे की है, यानी कि ए का 2। ठीक, सॉरी, ये मैं ही विष्णु का चक्र हूँ, ये अज्ञे की नहीं है, यहाँ मिस्टेक हो रहा है। मैं ही विष्णु का सुदर्शन चक्र हूँ, ये अज्ञे नहीं लिख सकते। तो ये किसने लिखा? ये निराला जी ने लिखा। अब ध्यान दीजिए ए का 3। ठीक, उसके बाद तरल आकांक्षा से भरा सो, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। तो ये जो है वो हमारा प्रसाद का है। प्रसाद ही इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, आशा के हालात। ये हो जाएगा बी का 1। विश्वास मलय में मिलकर ग्रहपथ से टकराएगा, और ये ग्रहपथ से टकराएगा यानी कि ये अग्नि से मिल जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा सी का 2। और मैं इस बरगद पर खड़ा हूँ, ये तो मुक्तिबोध की लाइन है। तो आप इसमें देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 2 किस में बन रहा है? तो ये हमारे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करुण को ही एकमात्र रस माना है, किसने माना है? ये तो बड़ा आसान प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिए। तो इसका जो उत्तर है वो भवभूति है। भवभूति वही हैं जिन्होंने उत्तर रामचरित लिखा है, उत्तर रामचरित लिखा है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में, 1951 में, 1952 में, 1956 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1954 में। और ये करते कौन है? तो उनका नाम है जगदीश गुप्त। इसको आप जरूर याद रखिए, और इसके साथ साथ प्रयागराज भी याद रखिए। प्रयागराज, नई कविता पत्रिका जगदीश गुप्त, प्रयागराज 1954। अब 15वां नंबर का जो प्रश्न है वो निबंधकारों का है और निबंध संग्रह को मिलाने का कह रहा है। तो जैनेन्द्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कुबेरनाथ राय हैं और हरिशंकर परसाई जी हैं। अब आप ध्यान दीजिए, पहले हम उन रचनाओं को मिलाएंगे जो हमें पता है। तो सबसे पहले हरिशंकर परसाई की रचना हमें पता है, पगडंडियों का जमाना। तो क्या हो गया? डी का 2। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें कुबेरनाथ राय का रचना पता है कि ये निषाद बांसुरी। तो सी का 1। अब केवल इन्हीं पे हमको देखना है कि ये कहाँ हमें मिल जा रहा है। जैसे डी का 2 कहाँ मिल रहा है, सी का 1 कहाँ मिल रहा है। तो डी का 2 में है, लेकिन सी का 1 केवल ऑप्शन 3 में है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 2 से हमको सही उत्तर मिल जाएगा, और जैनेन्द्र की रचना हो जाएगी साहित्य और संस्कृति, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना विचार प्रवाह। इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आएंगे 16वें नंबर पे। तो 16वें नंबर पे क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में असत्य कथन का चयन कीजिए। कि चमकी बीज घन गर्जी तरासा, विरह काल हुई जीव गरासा। यहाँ विरह का मानवीकरण है, अवधि भाषा का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार है, प्रकृति का आलंबन, रूप का चित्रण है।
अब इसमें देखना है कि ये कौन सा असत्य है। तो चम की बीज घन गर्ज तराशा, वाकई में विरह का मानवीकरण तो है, भाषा अवधि ही है, और जब विरह आ गया तो कहीं न कहीं वियोग श्रृंगार ही है, लेकिन प्रकृति का आलंबन रूप नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो इस रचना में है प्रकृति का आलंबन नहीं देखने को मिलता है। अब हम 17वें नंबर पे आएँगे और फिर इधर से थोड़ा-सा ज़ूम कर लेंगे। ज़ूम क्या कर लेंगे, वैसे ही आ गया। तो किसी बोली में नद, नध के स्थान पे नन और नह हो जाता है, वो कौन-सी बोली है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो हमारा होगा 2 तरह की चीज़ें, कि एक अवधी में भी ये चीज़ें आती हैं और एक भोजपुरी में होती हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएँगे हमारे। नवनाथों में इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? गोरक्षनाथ, नागार्जुन, देवसेन और जड़भरत। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि हमारे नागार्जुन भी नवनाथ में है, जड़भरत भी नवनाथ में है, गोरक्षनाथ तो है ही, लेकिन देवसेन नवनाथ में नहीं है, तो यही इसके सही उत्तर हो जाएँगे। अब देखिए, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किसे माना जाता है? किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ये पूछ रहा है। तो इसका विकल्प दिया है विशाल भारत पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, रूपाभ और हंस। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में हुआ? तो वो रूपाभ पत्रिका में हुआ। और रूपाभ को किसने चलाया था? तो रूपाभ के संपादक थे पंत। इसको भी आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, और यहाँ पूछ रहा है कि आए जोग शिखामन पाड़े, परमारथि पुराण निलादे, ज्यों बंजारे टाड़े। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, ऐसा वो पूछ रहा है कि व्यंजना शब्द शक्ति है, अभिधा है, तात्पर्य है या लक्षणा है। तो आप देखिए कि आए जोग शिखामन पाड़े और परमारथि पुराण निलादे, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं व्यंजना है, व्यंग कहा जा रहा है, लेकिन इसमें हमें लक्षणा भी देखने को मिल रही है। तो ए और डी दोनों इसमें मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष कौन है? हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में है? कि 7 में है, 9 में है, 1899 में है, 1917 में है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1907 में ये इनका प्रकाशन वर्ष देखने को मिलता है। आप ध्यान दीजिए कि 1907 में बहुत लोगों का जन्म हुआ, जिसमें से हरिवंश राय बच्चन है। अब अगला प्रश्न है कि प्रसाद अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाए हैं? तो ये यूजीसी नेट वालों को बखूबी पता होना चाहिए कि नारी मुक्ति की समस्या प्रसाद किस नाटक में उठाए हैं। चंद्रगुप्त में नहीं उठाए हैं, राजश्री में नहीं उठाए हैं, स्कंदगुप्त में नहीं उठाए हैं, तो किस में उठाए हैं? ध्रुव स्वामिनी में उठाए हैं। अगला प्रश्न है कि सूची दी गई है कहानियों के आंदोलनों का और उसके प्रवर्तकों को दिया गया है, और यहाँ कह रहा है कि मिलाइए आप। अब यहाँ आ गया क्या कि इसको मिलाने को कह रहा है। तो हमारा अ कहानी जो रचना है, अ कहानी जो आंदोलन है, वो अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो वो हमारे कौन है? गंगा प्रसाद बिमल, गंगा प्रसाद बिमल। और सक्रिय कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो हमारे राकेश वत्स जी हैं, राकेश वत्स जी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अ कहानी किस में आती है? तो 1958 में। तो और उसके बाद समानांतर कहानी पूछ रहा है। समानांतर कहानी हमारे कमलेश्वर जी आ गए, और सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। इस तरह से अगर देखें तो अ कहानी इधर, ये इधर, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 2 में दिया है। उसके बाद क्या है कि सी का 1, सी का 1, सी का 1, सी का 1 केवल ऑप्शन ए में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रचनाओं को दिया है, पाश्चात्य जगत की रचनाओं को दिया है और उसके रचनाकारों को दिया है, और कह रहा है इसको मिलाइए। अब पेरिप्सुस जो है वो लोंजाइनस की रचना है। पोएटिक्स जो है वो अरस्तु की रचना है। एस्थेटिक्स जो है वो आपका एस्थेटिक जो है वो हमारा प्लेटो की रचना है। प्लेटो प्लेटो की रचना है एस्थेटिक्स। एक मिनट, एस्थेटिक्स नहीं नहीं, पेरिप्सुस जो है वो लोंजाइनस का है, पोएटिक्स अरस्तु का है, और उसके बाद जो एस्थेटिक्स है वो क्रोचे का है, इयोन जो रचना है वो प्लेटो का है। ठीक ठीक। अब यहाँ से देखिए ए का हमारा क्या मिल गया? ए का 3 बी का 4, इसमें कहीं मिल रहा है ए का 3 बी का 4, तो ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है ए का 3 बी का 4, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता के बारे में पूछ रहा है कि प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लह्यों शरण चिता चही के जुगल स्वरूप ललास, नंददास पद्माकर, और आगे इधर दिया होगा नंददास पद्माकर, रहीम और रसखान। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे वो रसखान की पंक्ति थी, वो आप उसको ध्यान दीजिएगा।
अगला जो रचना है वो 26वें नंबर का है और वो कुछ यूँ है कि चंद्रगुप्त नाटक कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता। अब ध्यान दीजिए कि नारी पात्रों को दिया है चंद्रगुप्त नाटक में जितने भी नारी पात्र हैं और कह रहा है कि चंद्रगुप्त के साथ वो प्रेम संबंध में नहीं है, वो कौन सी महिला पात्र है। तो इसको ध्यान में रख के आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन नहीं प्यार करता है। कल्याणी उसके राज्य की राजकुमारी है, बिल्कुल प्यार करती है। कार्नेलिया जो है सेलुकस की लड़की है, वो चंद्रगुप्त के प्यार में है। मालविका भी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त के प्यार में रहती है, लेकिन सुवासनी सुवासनी चंद्रगुप्त के प्यार में नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है। अगर प्रश्न में पूछ दे कि चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव में कौन कौन नारी थी, तो कल्याणी, मालविका और कार्नेलिया। अगला प्रश्न है कि क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि क्रोचे का व्यंजनावाद जो है वो वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। अगला प्रश्न है हिंदी नवजागरण में हिंदी नवजागरण में मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान कौन है। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले कौन है। क्या रामविलास शर्मा जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, नामवर सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले जो प्रयोक्ता हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र किस नाटक से है। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है। तो आप ध्यान दीजिए कि 8वां सर्ग से है, आधे अधूरे से है, अंधायुग से है या चंद्रकांता से है। तो सिंघानिया नामक जो पुरुष पात्र है वो ऑप्शन बी आधे अधूरे में मिलता है। अगला प्रश्न है कि यह तन जारो छार कहें कहों की पवन उड़ाओ, माकू ते ही मारग उड़ी पड़े कंत धरे झपाओ। अब इसमें विरह की किस दशा का वर्णन है, आप ध्यान दीजिए कि इसको कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें विरह की किस दशा का वर्णन है। कि यह तन जारो छार के कहों की पवन उड़ाओ। कहों की पवन उड़ाओ क्या कह रहा है, कहों की पवन उड़ाओ यानी कि इसमें क्या है, इसकी इच्छा है कि पवन उड़े। कौन उड़े, पवन उड़े। यानी कि जब इच्छा है यानी कि इसमें अभिलाषा है। किस तरह की विरह दशा है, अभिलाषा की। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा 348(1) हो जाएगा। ये हमें राजभाषा आयोग की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में एक राम भक्त कवि हैं, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, कौन है। कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्रीभट्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। नाभादास जो है वो राम भक्त कवि ही, इन्होंने भक्तमाल लिखी है। अब आप ध्यान दीजिए कि 33 नंबर का प्रश्न है कि एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। एकांकी के विधा में संकलन त्रय किसे कहा जाता है। पात्र, भाषा, वेशभूषा का समन्वय, स्थान, समय, काल की एकता, देश, काल, वातावरण का समन्वय, स्थान, समय, कार्य की एकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा एकांकी में संकलन त्रय का अर्थ है स्थान, समय और कार्य की एकता। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आचार अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि इसमें पूछ कह रहा है कि कौन सा आचार इसमें सम्मिलित नहीं है। नहीं है पूछता है तो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में। है तो हम बहुत आसानी से बता लेते हैं, लेकिन नहीं है हम नहीं बता ले जाते हैं। तो अलंकार संप्रदाय से जो नहीं है, पहले इसमें देखिए कौन कौन है। तो भामा तो है ही है, भामा तो उसके जनक हैं, दंडी भी हैं, उद्भट भी हैं। लेकिन आचार्य विश्वनाथ ये किसके हैं, तो ये रीति संप्रदाय के हैं। किसके, रीति संप्रदाय के। आचार्य विश्वनाथ की एक रचना आप जरूर याद रखेंगे, ये है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रचनाकार चार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। बार बार परीक्षाओं में यही ऐसे ही प्रश्न बनाए जा रहे हैं कि नहीं है, नहीं है वाला विकल्प आपको विचलित करेगा। रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें तार सप्तक में सम्मिलित कौन नहीं है। तो रामविलास शर्मा हैं, मुक्तिबोध हैं, माचवे जी हैं, लेकिन केदारनाथ सिंह तार सप्तक में नहीं थे, इसलिए यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल कब माना जाता है। जो कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो ये 1882 में प्रकाशित हुआ था। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है, यह कथन किसकी है। रामचंद्र शुक्ल की है, रमाशंकर शुक्ल रसाल की है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है कि भगीरथ मिश्र की है।
तो वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। ये जो कथन है, ये जो परिभाषा है काव्य की, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 38वें नंबर के प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो 38वें नंबर के प्रश्न में रचनाओं को दिया गया है और उन रचनाओं को कह रहा है कि उनके उपन्यासकारों से मिलाइए। मुर्दो कटीला, डूबते मस्तूल, महाभोज, लालटीन की छत। अब इसको कैसे मिलाएंगे? तो मुर्दो कटीला जो है वो रांगे रागों के उपन्यास है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का है। महाभोज आप जानते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में है, मन्नू भंडारी की रचना है। और लालटीन की छत निर्मल वर्मा की। इस तरह से हमने देखा कि ए 3 से मिल रहा है, बी 4 से मिल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि ए 3 से मिल रहा है, बी 4 से मिल रहा है, ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्या 78 होगा? नहीं। क्या 84 होगा? नहीं। 82? नहीं। तो 1880 में इनको मिला था। अब ध्यान दीजिए कि 1880 में किस में मिला था? तो सार 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 सुधा निधि नामक पत्रिका में इनको भारतेंदु की उपाधि देने को कहा गया था 1880 में। अगला प्रश्न है कि अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? कि मेरी माता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। मेरी माता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। ये अंधा युग में किस पात्र ने कहा है? क्या गांधारी ने कहा है, अश्वत्थामा ने कहा है, या धृतराष्ट्र और संजय ने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी, धृतराष्ट्र ने कहा है। अगला प्रश्न है कि काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या किसने प्रस्तुत किया? क्या नाट्यशास्त्र ने? नहीं। साहित्य सर्वस्व ने? नहीं। काव्य अलंकार सूत्र? नहीं। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ ने। अब देखिए स्थापना और तर्क यानी कि कथन और निष्कर्ष पर आधारित है कि कुंवर नारायण की काव्य कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा को अनुप्राणित करती है। क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय व्यवस्था है। इसमें क्या सही है, क्या गलत है? तो इसको आप कैसे चेक करेंगे कि वाकई में आप जानते हैं कि छायावादी विशेषता क्या क्या है? तो छायावादी विशेषता में हम देखते हैं कि यथार्थ पे आ जाना और बिल्कुल किसी तरह की श्रृंगारिकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्षणिक है और क्षणवाद है। तो क्षणवाद इसकी विशेषता है, यानी कि आर हमारा सही है। ठीक। और जो कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह है, ये भी इसमें क्षणवाद की धारणा हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोनों के दोनों सही हैं, कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं। अब निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? यानी कि कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो आप ध्यान दीजिए कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। होली का उपहार है, मुक्ति मार्ग है, बड़े घर की बेटी है, लेकिन देवदासी नहीं है। तो देवदासी किसकी है? तो ये है मैथिली शरण, मैथिली जी की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब आप देखिए ये 44वें नंबर का प्रश्न है और पूछ रहा है कि सुमेलित करने को दिया, पुस्तक दिया है और लेखकों का नाम दिया है। तो इसको हम मिलाएंगे। सबसे पहले जिसको जिसको हम जानते हैं उनको उनको मिला लेंगे। जिसको जिसको हम जानते हैं उनको उनको मिला लेंगे। जिसको जिसको हम जानते हैं उनको उनको मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? कि सबसे पहले आप देखिए कि भाषा काव्य संग्रह, सबसे पहले किसी ने अगर हिंदी में लिखना शुरू किया साहित्य इतिहास तो वो महेश दत्त शुक्ल हैं। भाषा काव्य संग्रह इनकी रचना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी का इतिहास दर्शन किसने लिखा? नलिन बिलोचन शर्मा ने। नलिन बिलोचन शर्मा ने। इस आधार पे अगर केवल चेक करें कि ए का हमारा 4 और बी का 1, इसको केवल अगर मिलाएंगे तो ए का हमारा 4 और बी का 1, तो ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल रहा है। यहीं से हमारा ऑप्शन सी टिक हो जाएगा कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी का अगर देखें तो सी हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी हमारा श्याम सुंदर दास और डी हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है कि उद्धृत काव्य पंक्तियों के रचनाकार के साथ सुमेलित करिए। रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। अब इसको ध्यान देंगे कि इसमें रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है तो रचनाकार के साथ सुमेलित जब करेंगे, अच्छा ये इसका ऑप्शन यहाँ रहा, ये इसका ऑप्शन रहा कि इसका ऑप्शन ए रहा। तो इसको हम देखेंगे, इसको अगर हम सुमेलित करें तो हम देखेंगे कि विपुल मणि रत्नों का छवि,
ये हमारा पंत की लाइन है। और जीवन का लेकर नवविचार, ये हमारी प्रसाद की लाइन है। 2 लाइनें हमें मिल गई, यानी ए का 3 और बी का 1। इसको अगर हम क्रॉस चेक करें यहाँ, तो देखेंगे कि ऑप्शन ए का 3, बी का 1 किस में मिल रहा है, तो हम 2 में मिल रहा है, ए में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। अब फिर बाकी हम चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि बाकी की लाइनें को देखें, उसको मिलाएं, कैसे मिलाएं, उसको मिलाने चलें, उसको मिलाने चलें। तो सुमन हृदय की सेज बिछाते, ये महादेवी की लाइन है। सुनता वसंत में उपवन, कुल कुंजित पीक, ये हमारी निराला की लाइन है, यानी कि सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। अब देखिए कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये ऑप्शन हमारा ए यहाँ सही देखते हुए लग रहा है, इसलिए यही सही उत्तर है। 46 नंबर में है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? क्या डॉक्टर नगेंद्र है, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उदय नारायण तिवारी जी हैं। उदय नारायण तिवारी इसके सही विकल्प हैं। 27 नंबर की जो प्रश्न है वो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? नंदू बिहारी वाजपेयी नहीं है, रामविलास शर्मा नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी विजय देवनारायण शाही, VDN शाही इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है 48 नंबर का कि काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं शक्ति निपुण लोक शास्त्र काव्यदित छिड़ात काव्यज्ञ शिक्षाया अभ्यास इति हेतु स्तुतभवे। इसका जो सही उत्तर होगा, क्या कुंतक है, क्या आनंदवर्धन है, क्या मम्मट है, क्या विश्वनाथ है? आप ध्यान दीजिए कि जब शक्ति आ गया और निपुणता आ गया तो ये इसका संबंध किससे आ जाएगा? ऑप्शन सी मम्मट से। इन्होंने प्रतिभा और अभ्यास की जगह शक्ति और निपुण का प्रयोग किया है, लोक शास्त्र कहा है। 49 नंबर का जो रचना है, 49 नंबर की जो रचना है वो ये है कि सुमेलित करने को कहा है। क्या कहा है? सुमेलित करने को कहा है। अब सुमेलित करेंगे भाषा और उसके अ, ग्रंथ का नाम क्या बोल रहा है, ये तो वहाँ की उपभाषा दिया गया है, लेकिन मिसटाइप करके छपा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो हमारी ब्रज भाषा है वो अंतर्वेदी आती है, और जो हमारी अवधी है वो वैशवाड़ी, हरियाणवी जो है वो बांगरू जाएगी, और छत्तीसगढ़ी जो है खलटाई। अब क्या हो गया? तो हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 1 किस में मिल रहा है? ऑप्शन सी में, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है, इसका प्रकाशन 1894 में हुआ, उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित करने वाला कथा संगठन। अब ध्यान दीजिए कि असत्य कथन हमको चुनना है, कौन सा गलत है। तो आप ध्यान देंगे कि परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, बिल्कुल सही। आधार असाधारण कल्पना शक्ति बिल्कुल है, रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी इसका गलत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? यानी कि गोस्वामी तुलसीदास ने कितनी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जहां उन्होंने उत्तरकांड को वर्णित किया है? तो क्या 2, 4, 3, 1? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा 4। 4 रचनाओं में उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि रचना और उसके रचना काल से, रचना और उसके रचना काल से, तो इसको मिलाएंगे। चंदायन का जो प्रकाशन वर्ष है वो हमारा 1379 ही है, 1379 ही है, 1379 है। मृगावती जो है 1503 में है, मधुबालती 45 में, पद्मावत 1900। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ये ऑप्शन हमारा 20 दिख रहा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक कौन है? स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक कौन है? यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक किसको मानते हैं? क्या मैथिली शरण गुप्त को, राधा कृष्ण दास को, या श्रीधर पाठक को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रीधर पाठक को स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक मानते हैं। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो 1939 को है। आप कमेंट बॉक्स में आप भी उत्तर को जरूर कमेंट करते रहिए, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है अब तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, तुलसी का भक्ति मार्ग। तो व्यवहारिक समीक्षा संबंधी जो नहीं है वो है काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये किस तरह की है? तो ये हमारा सिद्धांत यानी कि सैद्धांतिक है, सिद्धांत पे आधारित है।
अगला प्रश्न है कि अधोलिखित आचार्यों को उनके कालक्रम के अनुसार से आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लगा दीजिए। अब कैसे लगाएंगे? तो हमें पता करना होगा कि सबसे पहले कौन आया, दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ में कौन पहले आया। तो सबसे पहले कौन आता है? तो वो है हमारे दंडी भाई। दंडी जी 3 में मिल गए हमको, दंडी 3 में मिल गए। अब दंडी के बाद कौन आता है? तो यही देखिए, यही जो ऑप्शन सेट करने वाला होता है वो खुद ट्रिक छोड़ के जाता है। वामन को यहाँ पहले रख दिया और दंडी के बाद वामन ही आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कामायनी के सर्ग में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेदमूलक अद्वैतवाद का संकनाद करती है। असत्य कथन को कह रहा है यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है, यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। नारी सृष्टि का संजीवनी है, मानव संवेग का उदात्तीकरण है, शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, अगले टर्म में बताएंगे। स्टार लगा के छोड़िए, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, सब हमको सही लग रहा है। बाकी हम देखते हैं कि क्या सही नहीं है, क्या गलत नहीं है। तो आप याद रखिए कि 57 नंबर का नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगले क्लास में इसको सही किया जाएगा। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है? रस सूत्र को अनुमितिवाद पे किसने किया है? तो वो है शंकुक। शंकुक ने अनुमितिवाद पे किया है अनुमान के हिसाब से। अगला प्रश्न है कि कवियों के जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केशव, सेनापति, देव, पद्माकर, ये इसमें कौन पहले आया, कौन बाद में आया, आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कौन आया? केशव भाई आते हैं, केशव हमको 2 में मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि केशव के बाद कौन आता है। तो केशव के बाद हमको इसी ट्रिक में अब मिलेगा, या तो सेनापति आएंगे या तो देव आएंगे। अब ध्यान दीजिए, केशव के बाद हमको सेनापति मिल गए और उसके बाद देव और उसके बाद पद्माकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सेट करता है वो बहुत ट्रिक छोड़ता जाता है, अब ट्रिक से भी उसको सही उत्तर बना सकते थे। ऑप्शन के तौर पे देखिए, पहले सेनापति और देव को ही रखता है। 60वें नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ यूँ है कि संगत युग्म का चयन कीजिए। काव्य प्रकाश आनंदवर्धन, काव्य दर्श भामा, काव्य अलंकार सूत्रवामन, काव्य अलंकार दंडी। तो काव्य प्रकाश आनंदवर्धन का रचना नहीं है, काव्य दर्श भामा की रचना नहीं है, काव्य अलंकार दंडी की रचना नहीं है, लेकिन काव्य अलंकार सूत्र ये वामन की रचना है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया। अब कह रहा है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो इसको ध्यान में रखने की चीज़ है। लेकिन ये फिर ये प्रश्न बहुत उलझाऊ है, क्योंकि इसके जो चारों विकल्प हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही द्वंद्व रूप में आए हैं, सही भी लग रहे हैं और गलत भी लग रहे हैं। तो इसको जो हम क्लियर करेंगे तब इसको बताएंगे अगली क्लास में। तो एक 57 नंबर का प्रश्न और उसके बाद हम 61 का नंबर का प्रश्न जो है इसको हम पेंडिंग में छोड़ते हैं। 2 प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। रैदास किसके गुरु थे? ये प्रश्न पूछ रहा है कि रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास के, हरिदास के, और मलुकदास, हरिदास और लालदास मीराबाई। लालदास मीराबाई। तो रैदास जो हैं वो बेसिकली मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। 63 नंबर में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? लक्षण ग्रंथकार नहीं है। घनानंद, चिंतामणि, सेनापति और मतीराम ऑप्शन में है। तो लक्षण ग्रंथकार नहीं है, इसका जो सही उत्तर होगा वो घनानंद। घनानंद लक्षण ग्रंथकार कवि नहीं है, बाकी तीनों लक्षण ग्रंथकार हैं। संगत युग्म का चयन करें। संगत युग्म का चयन करें। रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निमाकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद नहीं, गलत है। वल्लभाचार्य द्वैतवाद गलत, मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैत गलत हुआ, लेकिन निम्बार्काचार्य जो है वो द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। ऑप्शन बी इसका संगत युग्म और सही उत्तर है। 65 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है कि निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम लगाइए। निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम लगाइए। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे कि तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं। आपको ध्यान दोगा कि ये किसकी किसकी रचनाएं हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जी की रचनाएं हैं। इसमें हम देखेंगे कि तुम चंदन का हम पानी 2 रचनाओं में पूछा है और इसी को हम रखेंगे सबसे पहले। तो अगर हम ये रख लिए, उसके बाद हम देखेंगे फिर या तो परंपरा बंधन नहीं
और या तो आंगन का पंछी, यही कोई होगा इसके बाद, तो हम आंगन के पंछी को ले लें, फिर बंजारा मन, इसलिए ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन ए, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थापना, प्रगतिवाद, सामूहिकता, वर्ग संघर्ष, सर्वहारा की विजय को लेकर चला, क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। क्या आपको लगता है कि जो राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में उसी को प्रगतिवाद कहते हैं? अगर ऐसा लगता है तो इसका जो दोनों स्थापना और तर्क है, ये दोनों का दोनों सही आपको चूज कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो राजनीति में मार्क्सवाद है वो वही साहित्य में प्रगतिवाद है, और सच में प्रगतिवाद जो है वो वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चलता है, और ये इसलिए है क्योंकि ये मार्क्सवाद पर आधारित है, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोक। अब ध्यान दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या पंत ने ये लिखा है, क्या गेन लिखा है, क्या प्रसाद ने लिखा है, क्या निराला ने लिखा है? तो कितने हृदय में मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोक। आप इसको थोड़ा सा पहचान करके भी आप कर सकते हैं कि इस तरह की लाइन कौन लिख सकता है। क्या गेन लिख सकते हैं? नहीं। क्या निराला लिख सकते हैं? तो निराला भी इस तरह की पंक्ति नहीं लिखेंगे। पंत और प्रसाद में कोई एक लिख सकता है, लेकिन अगर पंत लिखते तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति का उभार जरूर देखने को मिलता, इसलिए ये पंत की भी नहीं बल्कि ये प्रसाद की रचना हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, इसमें शैव वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान दिया है, तो ये 68 नंबर का है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस कांड में कवि ने समस्याओं का उचित सर्वग्राही समाधान नहीं किया है, और बाकी तीनों जो है वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। श्रद्धा कमायनी का तीसरा सर्ग है, श्रद्धा कमायनी का तीसरा सर्ग है, बिल्कुल सही। राम की शक्ति पूजा रामकथा से संबंधित है, सही। और कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावलियों का निषेध है, ये भी बिल्कुल सही है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुकुरमुत्ता का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1942 है, राम की शक्ति पूजा 1936, और अंधेरे में जो रचना है वो 1964 में इसमें संकलित है। अगला प्रश्न है 70, और यही इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में आय उतारी। इस कथन में कौन सी काव्य पंक्तियाँ सही नहीं हैं? यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं, प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, यहाँ खेप का अर्थ माल का बोझ है। अब आप ध्यान दीजिए कौन सा सही नहीं है। तो गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं, ये सही है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, ये भी सही है। खेप का अर्थ माल का बोझ ही है, ये भी सही है क्योंकि व्यापारी है। और ये जो है कि पंक्ति में श्लेष अलंकार है, ये बिल्कुल गलत है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2014 उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रश्न पत्र थे उसमें 70 प्रश्न हिंदी के थे, उसको हमने देखा बड़े अच्छे तरीके से। अगले फिर इसी टाइम पे शाम को मिलते हैं कि अगले प्रश्न पत्र के साथ। तो आप अब अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए जितने आपने कमेंट में लिया था, और आगे की वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करना अपने मित्रों के साथ ताकि वो भी इसको देख के लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र के साथ, नए PYQ के साथ और नए परीक्षा के जोश भरे वीडियो क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए हिंदी वात्सल्य के साथ।